अच्छा, ये आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. सही। अच्छा जी, ये आगे कंटिन्यू कर रहा है टाइप ऑपरेटर। अच्छा, टाइप ऑपरेटर है ये भी असेंबली का बिल्ट इन ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है? द टाइप ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज इन बाइट्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ डेटा डिक्लेरेशन। तो होता क्या है कि वो वेरिएबल कितने बाइट पर मुश्तमिल है, वो वेरिएबल का साइज दिखा देता है बाइट्स के अंदर। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पर देखें, ये जैसे यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, वेरिएबल फोर। चार वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल वन बाइट बाइट टाइप का है, वेरिएबल टू जो है वो वर्ड टाइप का है, वेरिएबल थ्री डीवर्ड टाइप का है, वेरिएबल फोर क्वाड वर्ड टाइप का है, और सब सारे के सारे अनइनिशियलाइज्ड हैं। रन टाइम पे इनकी इनिशियलाइजेशन होगी। अच्छा, डॉट कोड पे जाके हम देखते हैं, और यहाँ पर जाके लिखा हुआ है मूव ई एक्स टाइप वेरिएबल वन। अब वेरिएबल वन की टाइप जो होगी वो टाइप मूव कर दो ई एक्स में। अब वेरिएबल वन की टाइप क्या है? बाइट। तो बाइट जाहिर है एक पे होता है, एक बाइट, बाइट का मतलब एक बाइट होता है। तो ई एक्स में क्या आ जाएगा? वन। ई एक्स के अंदर एक्चुअली वन मूव हो जाएगा। जो टाइप थी वेरिएबल वन की, वन बाइट, वो वन एक्चुअली मूव हो जाएगा ई एक्स में। इसका नीचे आप देखो, मूव ई एक्स टाइप वेरिएबल टू। अब वेरिएबल टू की क्या टाइप है? वर्ड। वर्ड का मतलब क्या है? दो बाइट। ठीक है, तो एक्चुअली दो बाइट मूव कर जाएगा ई एक्स में। इस तरह मूव ई एक्स टाइप वेरिएबल थ्री। वेरिएबल थ्री की क्या टाइप है? डीवर्ड। डीवर्ड का मतलब चार बाइट, तो ई एक्स में क्या मूव कर जाएगा? चार। इस तरह से वेरिएबल फोर क्वाडवर्ड। क्वाडवर्ड जो है उसका मतलब आठ बाइट होता है। तो यहाँ पर देखें, टाइप वेरिएबल फोर का मतलब आठ बाइट, आठ बाइट एक्चुअली एट मूव कर जाएगा ई एक्स। तो एक्चुअली टाइप जो आपका ऑपरेटर है वो देखता है कि डेटा टाइप क्या है। डेटा जो डेटा टाइप होगी ना, अगर वो बाइट है तो एक, वर्ड है तो दो, और डी वर्ड है तो चार, और क्वाड वर्ड है तो आठ। डेटा टाइप को देख के वो जो है वो उतने बाइट्स जो है वो उसको जो है वो उसको कंसीडर करता है वेरिएबल की। और फिर अगर आप उसको मूव कराना चाहो किसी भी वेरिएबल में मूव करा सकते हो। तो ये स्लाइड क्लियर है टाइप ऑपरेटर की? इसमें क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। ये है स्पैनिंग मल्टीपल लाइंस। अगर मल्टीपल लाइंस के अंदर जो है हम कोई एरे को लिखे, तो उसमें जो है वो यहाँ पर दो ऑपरेटर्स की यहाँ पर जो है वो डिमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है। दो ऑपरेटर कौन से हैं? एक लेंथ ऑफ ऑपरेटर है, लेंथ ऑफ, और एक ऑपरेटर है साइज ऑफ। ठीक है, तो इसकी डिमोन्स्ट्रेशन यहाँ कराई गई है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। लेंथ ऑफ और साइज ऑफ ऑपरेटर्स, ये कैसे काम करते हैं। उसमें आप देखें, पहले जो है मूव ई एक्स कॉमा लेंथ ऑफ एरे। एरे की लेंथ कितनी है? ठीक है, लेंथ ऑफ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एरे के अंदर। लेंथ ऑफ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एरे वेरिएबल का नाम है, ये एरे वेरिएबल का नाम है। तो इस एरे वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंथ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लेंथ ऑफ क्या है उस एरे की। तो आप देखें कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ। एक है 10, एक है 20, और 20 के बाद कॉमा लगा के आप नीचे लिख सकते हो। कि नीचे लिख सकते हो, तो दोबारा से वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कॉमा लगाया है यहाँ। ठीक है, तो कॉमा लगा के आप नीचे लिख सकते हो। फिर आपका तीसरा एलिमेंट 30 है, फिर 40 है, फिर कॉमा लगा दिया आपने, 50 है, 60 है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। तो लेंथ ऑफ एरे का मतलब है वो इस पूरे की लेंथ निकालेगा, 6 एलिमेंट्स है, और 6 एक्चुअली मूव कर जाएगा ई एक्स के अंदर। तो यहाँ पर 6 मूव करेगा ई एक्स के। इस तरीके से मूव ई बी एक्स साइज ऑफ एरे। अब साइज ऑफ जो है वो एक्चुअली साइज काउंट करता है कि नंबर ऑफ बाइट्स,
यानी कि टोटल जो जितने भी एरे के एलिमेंट्स है वो कितनी बाइट्स ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है डेटा टाइप क्या है, वर्ड है, वर्ड का मतलब 2 बाइट है, तो ये भी दो बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा, हर एलिमेंट 2 बाइट लेगा। तो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, हर एक 2 बाइट ले रहा है, तो टोटल बाइट्स कितनी हो जाएंगी, 12। तो साइज ऑफ एरे जो है वो एक्चुअली 12 रिटर्न करेगा, और उसको यहाँ पर मूव कराया गया है EBX रजिस्टर के अंदर। तो यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेशन आपको दोनों के सामने आ गई। लेंथ ऑफ एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे वो काउंट कर लिए जाते हैं, और उसको आप मूव करा सकते हो उस वैल्यू को। और इस तरह साइज ऑफ के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जो वेरिएबल कंज्यूम कर रहा है, वो बाइट जो है वो इसको डिटरमिन करके मूव करा सकते हो। क्लियर है स्लाइड? यस सर। सर ये चैप्टर 4 पार्ट 2 है या पार्ट 1 है लेक्चर? पार्ट 2, ये पार्ट 1 चल रहा है। अरे ऋषि भाई, ओके बस ये अगली स्लाइड में खत्म हो जाएगा, अभी पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ओके। आज इंशाल्लाह ये कोशिश यही होगी चैप्टर खत्म हो जाए, चौथा चैप्टर। अच्छा, ये फिर इसके बाद ये आपका एक एग्जांपल यहाँ सर ये जी सर ये साइज किस तरह पता किया आपने? साइज से 2 बाइट्स, साइज का मतलब है कि ये वर्ड टाइप का है ना, वर्ड 2 बाइट लेता है। टोटल एलिमेंट्स 6 हैं एरे के अंदर, ठीक है 10 20 ठीक है ठीक है। तो 6 का डबल कर दो आप, क्योंकि वर्ड है तो 12 हो जाएगा। साइज ऑफ एक्चुअली बाइट्स को रिटर्न करता है, कितने बाइट जो है वेरिएबल के कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्पैनिंग का मल्टीपल लाइंस के अंदर, अब यहाँ पर पिछली स्लाइड में एक फर्क है, वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी तो यहाँ पर भी वही वेरिएबल है एरे, और वही एलिमेंट्स है 10 20 30 40 50 60। फर्क क्या है, यहाँ कॉमा नहीं लगाया, बगैर कॉमा लगाए नीचे 30 लिखा। जब आप बगैर कॉमा लगाए कोई वैल्यू नीचे लिखते हो तो दोबारा से आपको फिर वही डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी, जो कॉमा नहीं लगाया आपने, या 40 के बाद भी कॉमा नहीं लगाया और आपने नीचे 50 लिखा है, तो दोबारा से आपको डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी। यानी कि बगैर कॉमा लगाए आप अगर एंटर कर देते हो तो आपको अगली लाइन पे दोबारा से वो डेटा टाइप को मेंशन करना पड़ेगा, वरना वो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो बगैर कॉमा लगाए एंटर करके दोबारा आप डेटा टाइप दो, फिर आप वैल्यू दे सकते हो। डेटा टाइप सेम ही होगी? डेटा टाइप सेम ही रखेंगे, वही जो शुरू में दी है वही रखेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक ही है, लेकिन उसके सिर्फ कॉमा ना लगाने और ना लगाने का आपको फर्क बताया। अच्छा, फिर नीचे लिखा है डॉट कोड में जाके हमने लिखा मूव EX लेंथ ऑफ एरे। अब लेंथ ऑफ एरे में इसने कितनी लेंथ रिटर्न की है, एरे की लेंथ क्या कंसीडर की है इसने, 2। हालांकि एलिमेंट्स 6 हैं, लेकिन 2 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आपने एंटर प्रेस करके दोबारा वर्ड लिख दिया है, अब वो यहीं तक ही रुक जाएगा, और उसने 2 रिटर्न कर दिया कि यहाँ तक तो 2 ही एलिमेंट है ना, एक ये और एक ये, तो 2 रिटर्न कर दिया क्योंकि आपने एंटर करके दोबारा से डेटा टाइप लिखी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ फर्क है कॉमा ना लगाने से, तो ये मसाइल आ जाते हैं। अगर कॉमा आप लगाओगे और आप नीचे भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बगैर कॉमा के काम कर रहे हो तो फिर ऑपरेटर जो है ना वो अलग तरीके से काम करते हैं। फिर वो अब वो 2 रिटर्न कर रहा है इसका, देखा डेटा टाइप। और EBX के अंदर साइज ऑफ एरे कितना रिटर्न कर रहा है, 4, क्योंकि वो सिर्फ इसी का साइज निकाल रहा है, 2 बाइट इसके निकाल रहा है, 2 बाइट इसके निकाल रहा है बस, और 4 जो है वो एक्चुअली रिटर्न कर रहा है। हालांकि 12 पिछली स्लाइड में किए थे ना, पिछली स्लाइड में 12 किए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगाया था, कॉमा लगा रहे थे तो सबको एक कंसीडर कर रहा था। लेकिन बगैर कॉमा के अगर आप काम करोगे तो एक तो आपको डेटा टाइप दोबारा लिखनी पड़ेगी, दूसरा ये कि ये जो ऑपरेटर है इस तरह के, वो बस पहली मर्तबा जहां आपने एंटर किया वहीं तक की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आगे की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप कॉमा लगाओ, कॉमास लगा के एंटर करो, ये अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें एरर्स नहीं आते, इसमें मतलब लॉजिकल एरर्स नहीं आते, इसमें फिर इस तरह के मसाइल आ सकते हैं बगैर कॉमा लगाए आप एंटर करके लिख रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड? यस सर। अच्छा, ये आपका हमारा जो है वो पार्ट वन कंप्लीट हो गया। अब ये पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। पार्ट 2 में जो है वो ये भी हमारा चल रहा है, चौथा चैप्टर ही चल रहा है। अब इसमें लेबल डायरेक्टिव है, लेबल डायरेक्टिव।
ठीक है, तो लेबल डायरेक्टिव का काम क्या है वो समझ लें। अच्छा, मैं लेबल जो है वो क्या करता है, इसकी अपनी तो कोई स्टोरेज नहीं होती लेबल की, बल्कि ये करता क्या है कि जो नेक्स्ट वेरिएबल आने वाला है उसकी स्टोरेज, उसको जो है ये रेफर करता है लेबल। जो अगर जो पहला वेरिएबल आएगा उसको ये रेफर करेगा लेबल डायरेक्टिव। मिसाल के तौर पे आप नीचे देखें, यहाँ पे लिखा है डॉट डेटा। अब डीडब्ल्यू लिस्ट जो है ना वेरिएबल नहीं है, ये लेबल है, आगे लिखा हुआ है लेबल। ये वेरिएबल नहीं है, लेबल है। और इसके अंदर आपने टाइप इसकी बता दी डीवर्ड, यानी कि 4 बाइट। और फिर आपने वर्ड लिस्ट लिखा, ये भी वेरिएबल नहीं है बल्कि लेबल है। और इसकी डेटा टाइप आपने बता दी वर्ड, यानी कि 2 बाइट। इसके बाद नीचे जो आपने लिखा है इंटीजर लिस्ट के नाम से, इनिट लिस्ट इंटीजर लिस्ट के नाम से, ये एक्चुअली वेरिएबल है बाइट टाइप का। और एरे वेरिएबल है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 0 0 1 0 0 0 और 2 0। 4 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है और ये एरे वेरिएबल है बाइट टाइप का। अब देखें कर क्या रहा है। अब आपने पहली इंस्ट्रक्शन देखें, मूव EX DW लिस्ट। DW लिस्ट का मतलब क्या हुआ? DW लिस्ट एक लेबल है और वो क्या कितने बाइट्स पर है मुश्तमिल? 4 बाइट्स पे। तो वो 4 बाइट एक्चुअली मूव करेंगे EX में, लेकिन कौन सी 4 बाइट? जो फर्स्ट वेरिएबल आने वाला है उसकी, DW लिस्ट के बाद जो फर्स्ट वेरिएबल आने वाला है उसकी 4 बाइट। तो जाहिर है ये अगला तो ये तो वेरिएबल नहीं है, ये तो लेबल है। ये जो है वेरिएबल है इंटीजर लिस्ट, ये वेरिएबल है जो पहला वेरिएबल है। तो जो पहला वेरिएबल आएगा उसकी 4 बाइट उठाएगा। उसकी 4 बाइट कौन सी है? 0 0 1 0 0 0 2 0। ये 4 बाइट जो है वो उठाएगा। तो 4 बाइट उठाई है, 0 0 1 0 0 0 2 0, ये 4 बाइट उठाई है और 4 बाइट इसकी उठा के EX में रख दी। ठीक है, इसकी अपनी कोई स्टोरेज नहीं होती, लेबल की अपनी कोई स्टोरेज नहीं होती। लेबल करता ये है, जो पहला वेरिएबल आता है, ये पहला वेरिएबल ये आया, जो पहला वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल की कितनी बाइट्स उठाएगा? जितनी उसके अंदर डेटा टाइप लिखी हुई है। अगर डी वर्ड लिखा हुआ है तो उस वेरिएबल की 4 बाइट्स को वो रेफर कर रहा होगा लेबल। ठीक है, जैसे अभी नीचे देखो दूसरा लेबल लिखा हुआ है, नीचे अगली सेक्शन पढ़ते हैं, मूव मूव CX वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट क्या है? वर्ड लिस्ट भी एक लेबल है और ये इसकी डेटा टाइप क्या है? वर्ड, यानी कि 2 बाइट उठाएगा। किसकी 2 बाइट उठाएगा? जो पहला वेरिएबल आएगा उसकी। पहला वेरिएबल कौन सा आ रहा है? वही इंटीजर लिस्ट। तो इंटीजर लिस्ट के अंदर से ये 2 बाइट उठाएगा। ठीक है, 2 बाइट उठाएगा। अब 2 बाइट जो कौन सी होगी? पहली बाइट ये होगी 0 0, तो इसने पहली बाइट उठाई है 0 0। और दूसरी बाइट होगी 1 0, दूसरी बाइट उठाई 1 0। तो 0 0 1 0 2 बाइट्स उसने उठाई और CX के अंदर उसने जो है वो कॉपी कर दी, जो कि जाहिर है तो ये भी 2 बाइट का है। ठीक है, CX। तो ये इस तरह से उठाया। फिर नीचे लिखा है मूव DL इंटीजर लिस्ट। अब इंटीजर लिस्ट क्या है? ये इटसेल्फ वेरिएबल है, इंटीजर लिस्ट यही वेरिएबल ही है। और इंटीजर लिस्ट का मतलब पहली बाइट, क्योंकि आगे इसका कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आगे 0 है, 0 बाइट। तो इंटीजर लिस्ट का मतलब है पहली बाइट। पहली बाइट कौन सी है? 0 0। तो 0 0 एक्चुअली जो है वो मूव कर देगा DL में। DL भी आपको पता है 1 बाइट का ही होता है। EDX रजिस्टर का पार्ट है DL। EDX रजिस्टर के अंदर DX होता है, DS के अंदर DH और DL होता है। तो DL 1 बाइट का होता है, तो ये 1 बाइट जो है 0 0 मूव कर जाएगा DL रजिस्टर के अंदर। तो इस स्लाइड की डिमोन्स्ट्रेशन में एक्चुअली दिखाया ये गया है कि लेबल जो है ना, लेबल की अपनी स्टोरेज कुछ भी नहीं होती। जो पहला वेरिएबल आ रहा होता है वो उसके अंदर से वो पिक करता है। अगर वो लेबल की टाइप डी वर्ड है तो 4 बाइट पिक करेगा। अगर लेबल की टाइप वर्ड है तो वो 2 बाइट पिक करेगा। अगर लेबल की टाइप अगर बाइट है तो वो 1 बाइट पिक करेगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? क्लियर है स्लाइड? सही है, क्लियर है, तैयब कह रहा है। यस सर। ठीक है, अच्छा जी देखें, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यानी कि एरेस को जो है हम इनडायरेक्टली जो है एरेस को कैसे जो है हम एक्सेस कर सकते हैं, एरे की वैल्यूज को, ऑपरेंड्स या दूसरे लफ्जों में ऑपरेंड्स को हम इनडायरेक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
उसको यहाँ पर दिखाया गया। तो एक तरीकाकार इनडायरेक्ट ऑपरेंड के जरिए एक एरे सम एग्जांपल इसमें दिखाई जाएगी आपको। इंडेक्स ऑपरेंड दिखाए हैं और पॉइंटर्स दिखाए हैं। तो यहाँ पर देखें इनडायरेक्ट ऑपरेंड यानी कि एड्रेस पे जाके वैल्यू को लिया जाएगा, एड्रेस पे जाके वैल्यू को लिया जाएगा। उसको यहाँ पर कह रहे हैं इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स, यानी कि एड्रेस के जरिए से वैल्यू पिक की जाएगी। एन इनडायरेक्ट ऑपरेंड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का जो एड्रेस है ना, उसको ये होल्ड करेगा और उसके जरिए से वैल्यू को पिक करेगा। यूजुअली एन एरे और स्ट्रिंग इट कैन बी डीरेफरेंस्ड लाइक जस्ट अ पॉइंटर। पॉइंटर की तरह काम करता है ये भी, जैसे पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस के जरिए से एक्चुअल वैल्यू पे जा सकते हैं, इस तरीके से ये भी जो है इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स के अंदर भी हम एड्रेस के जरिए से एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो डॉट डेटा पे गए, डॉट डेटा पे जाके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया val1 के नाम से, जो कि बाइट टाइप का वेरिएबल है। उस पे 3 वैल्यूज स्टोर है। एरे वेरिएबल है val1। 3 वैल्यूज उसके अंदर हैं 10h 20h और 30h एग्जैक्ट। अच्छा, डॉट कोड में गए, वहां जाके आपने लिखा मूव ESI। ESI आपको पता है वो रजिस्टर है, ESI पहले भी बता चुका हूँ। ESI जो है अपने अंदर एड्रेस सेव करता है, एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस सेव करता है अपने अंदर। ESI रजिस्टर, ESI भी और EDI भी, ये दोनों रजिस्टर है। एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स और एक्सटेंडेड डेस्टिनेशन इंडेक्स, दोनों रजिस्टर जो है वो एड्रेस सेव करने की सलाहियत रखते हैं अपने अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मूव ESI कॉमा ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब एड्रेस, जहां लफ्ज ऑफसेट आ जाए उसका मतलब है एड्रेस, ठीक है। तो ऑफसेट val1, val1 का मतलब ये वेरिएबल, लेकिन val1 का मतलब जो 0 बाइट, val1 के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 0 बाइट। 0 बाइट पे क्या रखा हुआ है 10। तो एक्चुअली 10 जो वैल्यू रखी हुई है ये किसी एड्रेस पे रखी हुई होगी, यहाँ पे भी कोई एड्रेस होगा, यहाँ भी कोई एड्रेस होगा, रैम का एड्रेस। तो मेमोरी का एड्रेस वो वाला एड्रेस उठाएगा, ठीक है। ये ऑफसेट क्या करेगा कि वो पहली बाइट का जो है वो एड्रेस उठाएगा, एड्रेस, और एड्रेस उठा के मूव कर देगा ESI के अंदर। तो ESI के अंदर एक्चुअली वो एड्रेस आ गया जहां से एरे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जहां पर एरे की पहली वैल्यू पड़ी है उसका एड्रेस ESI में आ जाएगा। अब अगली लाइन पे, ठीक है, अगली लाइन में आपने क्या लिखा है, मूव एल कॉमा ESI, ठीक है। अब इस तरह से आपने ESI लिखा है। ESI को जब आप इसको ब्रैकेट में लिखा आपने, तो होगा क्या कि जब आप ब्रैकेट में रखोगे ना तो ये फिर डी रेफरेंस हो जाता है, यानी कि ESI पे तो एड्रेस रखा है, लेकिन जब आपने ब्रैकेट में लिखा तो इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू वो मूव करेगी एल में। तो इस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू कौन सी है 10। तो एक्चुअली एल के अंदर क्या आ जाएगा, एल के अंदर आ जाएगा 10। तो एक्चुअली एल जो है ना वो डी रेफरेंस होगा ESI रजिस्टर के जरिए, क्योंकि ESI रजिस्टर के अंदर पहली वैल्यू का एड्रेस रखा था। लेकिन जब हम ब्रैकेट के अंदर ESI लिखते हैं और फिर मूव करवाते हैं तो उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को पिक करके पिक की जाती है और फिर वो जाहिर है वो मूव होती है जहां भी आपने मूव कराना है। तो एल के अंदर आ जाएगा 10। फिर आपने लिखा नीचे इंक्रीमेंट ESI। तो अब ESI का पहला एड्रेस जो है यहाँ पर कुछ था, अगला इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट करने के बाद अगला एड्रेस ये आ जाएगा, ये वाला एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेस अब हो गया। अब आपने दोबारा लिखा मूव AL ESI। तो अब अब ESI के ऊपर, इस एड्रेस के ऊपर 20 रखा है, लेकिन एक्चुअली तो होगा क्या कि जो 20 होगा 20 मूव कर जाएगा AL के अंदर। तो AL में क्या आ गया 20। फिर आपने लिखा इंक्रीमेंट ESI, PSI के अंदर एक का इजाफा होगा। अब एड्रेस ये हो जाएगा, ये एड्रेस हो गया, ठीक है, जहां पर 30 रखा है ये एड्रेस हो गया। और आपने लिखा मूव एल कॉमा ESI ब्रैकेट में, तो अब इस ESI पर रखी हुई वैल्यू वो मूव कर जाएगी एल में, और उस वैल्यू पे क्या रखा हुआ है 30 रखा हुआ है, तो एक्चुअली 30 मूव कर जाएगा एल रजिस्टर के अंदर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एड्रेस के जरिए से वैल्यूज को जो है हमने इस्तेमाल किया है, उसको मूव कराया। तो ये इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स। इनडायरेक्ट ऑपरेंड का मतलब क्या है कि एड्रेस के जरिए से आप वैल्यू एक्सेस कर रहे हो और एड्रेस के अंदर आप आगे एक मूव करा रहे हो तो अगली वैल्यू पे आप पहुंच रहे हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? थोड़ा सा रिपीट कर, थोड़ी सी कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया तो आवाज समझ में नहीं आई।
रिपीट का मतलब ये देखा, इसमें ये दिखाया गया है कि ESI रजिस्टर के अंदर एड्रेस मूव करा सकते हो आप। तो अगर मैं ऑफसेट लिख रहा हूँ तो ऑफसेट का मतलब एड्रेस, वेल वन मतलब इसी रजिस्टर वेरिएबल का नाम, वेल वन का मतलब है पहली वैल्यू पे रखा हुआ, पहली वैल्यू का एड्रेस। एड्रेस कौन सा होगा? जो यहाँ जाहिर है जहाँ पर कोई एड्रेस होगा रैम का, जो जहाँ पर पहली वैल्यू रखी है, तो ये एड्रेस मूव कर रहा है ESI पर। और आपने अगली लाइन में लिखा मूव एल कॉमा ESI ब्रैकेट में, इसका मतलब है इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू, इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू है 10, तो एक्चुअली एल के अंदर 10 मूव कर गया। इंक्रीमेंट ESI पे उस एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, पहले एड्रेस ये था, अब एड्रेस जो है वो ये वाला हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है, ये एड्रेस हो जाएगा। और इस एड्रेस पे जाके अब इसने लिखा मूव एल कॉमा ESI ब्रैकेट में, तो अब इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू जो कि 20 थी वो मूव कर जाएगी एल में। इस तरह इंक्रीमेंट ESI, अब एड्रेस ये हो जाएगा अगला, फिर मूव एल कॉमा ESI, इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू जो कि 30 थी वो मूव कर जाएगी एल में। सर इससे हम सिर्फ वैल्यू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, पूरा वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते ऑफसेट के जरिए ESI को यूज करते हुए? ESI जो है वो एड्रेस को होल्ड करता है। तो एड्रेस अगर ये ज्यादातर यूज करते हैं हम स्ट्रिंग के लिए या एरे वेरिएबल के लिए, क्योंकि एरे वेरिएबल में अगर आपका पहला एड्रेस हाथ में आ गया तो पूरा एरे उसके जरिए से आप एक्सेस कर सकते हो। और एड्रेस, पहले एड्रेस आने के बाद अब अगला एड्रेस पे जाओगे तो एरे का अगला वैल्यू पे आप पहुंच जाओगे, इसलिए यहाँ पर दिखाया इंक्रीमेंट ESI। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब एरे की वैल्यू जो है ना, एरे की टाइप जो है वो बाइट हो, तब तो इंक्रीमेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये भी एक का इजाफा करेगा और अगले एक के इजाफे के बाद जाहिर है अगली बाइट ही आएगी। लेकिन अगर यहाँ वर्ड होता ना तो एक के इजाफे के बाद वो अगली वैल्यू ही ले रहा होता वो, और अगली वैल्यू 2 बाइट के बाद आती, फिर 1 बाइट के बाद नहीं आती, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट आपको 2 बार करना पड़ता, फिर आप अगली वैल्यू पे जाते। ओके सर। अच्छा, यहाँ पर PTR के जरिए से भी मेमोरी ऑपरेंड्स को दिखाया गया है। वही एग्जांपल है ऑफसेट की, लेकिन इसके अंदर PTR की डिमोन्स्ट्रेशन कराई गई है। तो आपने यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है यूज PTR टू क्लेरिफाई द साइज एट्रीब्यूट ऑफ अ मेमोरी ऑपरेंड। तो यहाँ माई काउंट वर्ड 0, तो एक्चुअली वर्ड आपका मतलब माई काउंट एक वेरिएबल है वर्ड टाइप का, और जाहिर है 2 बाइट है तो 2 बाइट के 2 बाइट में 0 आ जाएगा, 2 बाइट्स की 2 बाइट्स में 0 आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 16 जीरोज आ जाएंगे 2 बाइट के अंदर। तो 2 बाइट्स के अंदर 0 आ गए सारे। इसके बाद डॉट कोड में गए, डॉट कोड में जाके मूव ESI ऑफसेट माई काउंट। तो माई काउंट का जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस यानी कि जहां पर पहला 0 रखा है, ठीक है, 16 जीरो होंगे ना, वर्ड का मतलब है 2 बाइट के अंदर 16 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, 16 जीरो है। तो माई काउंट जहां से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल, यानी कि पहला जो 0 है वो ये रहा, ठीक है, उसका जो है एड्रेस, उसका एड्रेस उठाएगा, या ये किसी एड्रेस पर होगा, ठीक है, उसका एड्रेस पिक करेगा, उसका एड्रेस पिक करके कहाँ रखवा दिया ESI में। अब कह रहा है यहाँ पर इंक्रीमेंट ESI, अब ESI में इंक्रीमेंट करवा रहा है, तो यहाँ पर वो कह रहा है एरर जनरेट करेगा। एरर क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आप कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है ये नहीं मालूम, क्योंकि जो है वो यहाँ पर जो है वो आपने बताया नहीं है कि वो, क्योंकि ये तो डेटा टाइप वर्ड है। पिछली एग्जांपल में तो आपने देखा था डेटा टाइप क्या थी, पिछली एग्जांपल में डेटा टाइप बाइट थी, तब तो कोई इशू नहीं था, इंक्रीमेंट ESI करोगे तो वो अगली बाइट पे ही जाएगा, जाहिर है, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप क्या है? वर्ड है, तो वर्ड है, तो अब आप इंक्रीमेंट ESI मतलब अब जो है वो इंक्रीमेंट ESI जो है ना एरर जनरेट करेगा, क्योंकि अब आप वर्ड पर हो और आप अगले वर्ड पे जाना चाह रहे हो या अगली बाइट पे जाना चाह रहे हो, ये आपने यहाँ पर क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो ये एरर जो है वो आ सकता है। लॉजिकल एरर भी आ सकता है। लॉजिकल एरर का मतलब क्या है कि आप उसी इंडेक्स पे ही रहोगे, हो सकता है अगले इंडेक्स पे ना जा सको, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि इंक्रीमेंट ESI, सॉरी यहाँ पर इंक्रीमेंट वर्ड PTR ESI, ये बता ये रहा है कि ESI के अंदर जो है ना वो दो का इंक्रीमेंट करो 2 का, वर्ड का मतलब है 2 बाइट, तो इंक्रीमेंट करो 2 बाइट का, ठीक है, किसके अंदर? ESI के अंदर। PTR का ऑपरेटर यहाँ यूज किया गया, PTR ऑपरेटर ESI के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करेगा,
ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये ESI के अंदर 2 का इंक्रीमेंट करेगा तो अगली वैल्यू पे आप पहुंच जाओगे, क्योंकि जाहिर है ये वैल्यू 2 बाइट ले रही है, 2 बाइट के खत्म के बाद ही अगली वैल्यू आएगी। तो इसलिए यहाँ पर पीटीआर जो है वो एक्चुअली दिखा ये रहा है कि 2 बाइट का इंक्रीमेंट अगर करना है तो इंक्रीमेंट वर्ड कर सकते हो आप, इस तरह की चीज भी यूज कर सकते हो, इंक्रीमेंट वर्ड, इंक्रीमेंट जो है वो डी वर्ड, जी वर्ड करोगे तो 4 बाइट जो है वो पीटीआर ऑपरेटर उठा के फिर वो मूव कराएगा। तो इसमें ऐसे में डेमोन्स्ट्रेशन ये क्या कराई गई है कि पीटीआर ऑपरेटर के जरिए से आप जो है वो इंक्रीमेंट 1 बाइट से ज्यादा का भी करा सकते हो, 2 बाइट करा के उतने वैल्यूज को आगे आप मूव करवा सकते हो। यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या ये नीचे कुछ एरर जनरेट होगा, तो कह रहा है यस एरर जनरेट होगा कि ESI शुड पॉइंट टू अ बाइट वर्ड और डबल। तो ये बता रहा है कि ESI जो है, आप कह रहे हैं ऐड करो ESI में 20, तो ESI में 20 तो ऐड करेगा, लेकिन वो बताया है कि आपने इसमें बताया नहीं है कि वो बाइट है या ESI की टाइप क्या है। तो अगर आप इसमें इस तरह से ऐड करवाते वर्ड ऐड वर्ड ESI 20 करते या ऐड वर्ड ESI PTR 20 या ऐड बाइट PTR 20, इस तरह करते तो पता चल जाता कि भाई एक बाइट ऐड करवा रहे हो या एक वर्ड ऐड करवा रहे हो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरीके से भी मतलब एरर जनरेट होगा, तो इसमें वाजे नहीं है ESI के अंदर आप ऐड करा रहे हो तो एक बाइट ऐड होने जा रही है या एक वर्ड ऐड होने जा रहा है, ये पता नहीं है। तो यहाँ भी एम्बिग्यूटी है। तो अगर आप पीटीआर ऑपरेटर के जरिए से बता दोगे कि कितना चीजें ऐड करनी है, जैसे यहाँ इंक्रीमेंट में दिखाया गया है, ऐड के साथ भी यूज कर सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ऐड के साथ आप कैसे यूज करोगे, आप लिखोगे ऐड, ठीक है। अब आपने क्या ऐड करना है, अगर आपने वर्ड ऐड करना है तो वर्ड लिख दो, तो 2 बाइट ऐड होंगी, 2 बाइट के बाद जो वैल्यू है, मतलब 2 बाइट की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी, और पीटीआर ऑपरेटर और आगे ESI। फिर आप इसके बाद जो है इस तरह करके 20 कर दोगे तो फिर सही हो जाएगा कि आप 2 बाइट ऐड करवाना चाह रहे हो 20 के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि पीटीआर ऑपरेटर जो है यहाँ भी काम आ सकता है आपके, स्पेसिफिकली जो बाइट्स आपने पिक करनी है वो यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, अभी देखें ये एरे के अंदर जितनी वेरिएबल्स, एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, उनको सम करके यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेशन कराया गया है। इनको सम करके जो वैल्यू यहाँ पर रखी गई है। तो इनडायरेक्ट ऑपरेंड्स आर आइडियल फॉर ट्रेवर्सिंग एरेज, एरे को ट्रेवर्स करने के लिए भी आइडियल है। तो अब आप यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है डॉट डेटा के अंदर आपने लिखा है एरे डब्ल्यू। अब एरे डब्ल्यू एक वेरिएबल है, वर्ड टाइप का वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है, जिसके अंदर 1000 H 2000 H और 3000 H, 3 वैल्यूज यहाँ पर जो है वो इस एरे वेरिएबल के अंदर रखी है। अब आपने लिखा डॉट कोड, वहां पर जाके लिखा आपने मूव ESI ऑफसेट एरे डब्ल्यू। एरे डब्ल्यू का जो एरे डब्ल्यू का मतलब पहला पहला एलिमेंट, एरे डब्ल्यू का मतलब एरे डब्ल्यू 0। ठीक है, तो 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एरे डब्ल्यू का पहला एलिमेंट वो कौन सा है, 0 एलिमेंट, 0 बाइट पे। ठीक है, वो 0 बाइट पे जो है वो ये आपकी वैल्यू रखी हुई है, ये 0 बाइट का मतलब ये स्टार्टिंग एड्रेस। तो यहाँ पर जो है वो आपका उसका ऑफसेट उठाएगा और ESI में मूव कर देगा। तो ESI के अंदर जो जहाँ पर पहले वैल्यू रखी हुई है एरे की, उसका एड्रेस उठा के ESI में रख देगा। अब ESI के अंदर एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस, एरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो ESI के अंदर आ गया। अब आपने लिखा यहाँ पर नीचे जाके मूव AX ESI, अब ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में लिखने की वजह से अब इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू, इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू एक्चुअली मूव हो जाएगी AX रजिस्टर में। इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू क्या थी, 1000 H, तो 1000 H एक्चुअली वो मूव कर जाएगा AX के अंदर, तो AX के अंदर आ जाएगा 1000 H। फिर आपने लिखा ऐड ESI 2, तो ESI के अंदर फिर 2 का इजाफा होगा। ठीक है, जो एड्रेस था ESI के अंदर जो एड्रेस था उसमें 2 का इजाफा होगा पहले, क्योंकि ये इसमें ये जो स्टार्टिंग एड्रेस ये था, ये 2 बाइट लेगा, 2 बाइट के बाद अब अगला जो एड्रेस होगा वो ये होगा 2 बाइट के बाद। तो +2 कर दिया, तो +2 का मतलब है ये वाला एड्रेस, इस वाले एड्रेस पे जो है
वो क्या रखा हुआ है 2000। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपने लिखा ES है तो उसका मतलब है 2000 मूव कर रहा है, 2000 एक्चुअली ऐड कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है AX के अंदर। AX के अंदर पहले 1000 मौजूद था, 1000 में 2000 ऐड कर दिया तो 3000 हो गया, तो एक्चुअली AX के अंदर 3000 आ गया। इस तरह से आगे लिखा ऐड ESI टू, ESI में दोबारा 2 का इजाफा किया, पहले एड्रेस ये था, 2 का इजाफा किया, 2 बाइट का, 2 बाइट का इजाफा करने के बाद वो अगले इंडेक्स पे आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बाइट ले रहा है तो अगले इंडेक्स पर आ जाएगा, और अब एड्रेस ये वाला होगा। इस एड्रेस पे जाके जो है वो अब ये ब्रैकेट में लिखा ऐड एक्स कॉमा ब्रैकेट में ESI, इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू यानी कि 3000 वो ऐड हो जाएगी एक्स के साथ। एक्स के अंदर पहले से 3000 मौजूद था, कि 1000 2000 ऐड हो गया था, ये 3000 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो एरे की वैल्यू 6000, एक्स की वैल्यू 6000 हो जाएगी। तो एक्चुअली एक्स के अंदर क्या आ गया, पूरा एरे को सम करके दिखा दिया गया। एरे की जितने वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी एरे की, इन तीनों को सम करके एक्स के अंदर वैल्यू आ गई। और हम अगली वैल्यू पे जंप कैसे किया हमने, ESI के अंदर हम इजाफा कर रहे थे 2-2 का, क्योंकि जाहिर है 2-2 एड्रेस के बाद ही अगली बाइट जो है वो एक्सेसिबल होगी। तो एरे को सम करके जो है एक रजिस्टर में रखवाया गया। इस एग्जांपल में डिमोन्स्ट्रेशन कराई गई है और उसको जो है यहाँ पर दिखाया गया। क्लियर होगी स्लाइड? यस सर। ठीक। अच्छा, इसके अंदर अब अगला सवाल नीचे देखें लिखा हुआ है, अगर हम इस एरे को, अभी तो एरे की डेटा टाइप क्या है, वर्ड है ना, अगर हम डबल वर्ड कर दें, एरे को हम डबल वर्ड कर दें, तो हमें इस प्रोग्राम में क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, कौन बताए? सर यहाँ पहली चेंजिंग तो उसकी रजिस्टर की आएगी और दूसरी आएगी कि इंक्रीमेंट 4 का होगा। दोबारा बताइएगा, एक मिनट, क्या कह रहे हैं जी, कि बताइएगा। सर पहली चेंजिंग तो इसकी रजिस्टर की आएगी, 30 बिट का रजिस्टर यूज होगा, और दूसरी चेंजिंग आएगी इसमें इंक्रीमेंट 4 का होगा ESI में। ESI में इंक्रीमेंट 4 का होगा, सही कहा इन्होंने। डीवर्ड अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर डीवर्ड लिखेंगे हम, और रजिस्टर कौन सा आ जाएगा यहाँ एक्स की जगह, ESI सर, EX आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है EX ही जो है 4 बाइट रखेगा ना, EX तो 2 बाइट रखता है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर ESI 2 किया है ना, यहाँ पर ESI 4 करेंगे, 4 करेंगे तो जाहिर है 4 बाइट के बाद अगली वैल्यू आएगी, क्योंकि डेटा टाइप डीवर्ड हो जाएगा, तो डीवर्ड हो जाएगा, 4 बाइट के बाद अगली वैल्यू आएगी, ऐसे हम अगली वैल्यू पे जंप करवाएंगे। तो हमें ध्यान रखना पड़ रहा है कि अगली डेटा टाइप देखिए कि वर्ड है तो 2 बाइट इंक्रीमेंट करो, और अगर डी वर्ड है तो 4 बाइट का इंक्रीमेंट करो। हमें जो है ना ध्यान रखना पड़ रहा है डेटा टाइप क्या है। ये जो हम, अगर हम इसमें ये वाला ऑपरेटर यूज करें ना, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, टाइप, थोड़ी देर पहले बताया था आपको, टाइप एरे डब्ल्यू, ठीक है, तो टाइप एरे डब्ल्यू अगर हम यूज करें, बजाय 2 लिखने के, 2 नहीं लिखता मैं, अगर यहाँ लिख देता मैं टाइप एरे डब्ल्यू, तो क्या होता, टाइप एरे डब्ल्यू लिखते हैं, एरे डब्ल्यू की टाइप उठाता, अभी टाइप क्या है वर्ड, तो 2 उठाएगा, अगर ये डी वर्ड होता तो ये क्या उठाता, 4, ठीक है ना, क्योंकि तो इसको तो टाइप उठानी है, तो हम इससे इस फिक्र से आजाद हो जाते हैं कि 2 का इंक्रीमेंट कराना है, 4 का इंक्रीमेंट कराना है, 8 का इंक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट कराने की फिक्र से आजाद हो जाते हैं अगर हम ये यूज कर रहे हैं टाइप एरे डब्ल्यू। टाइप एरे डब्ल्यू खुद ही टाइप पिक कर लेगा क्या है, बेटर टाइप यूज करना। हाँ बेटर, ये अच्छा तरीका है, लेकिन फिर ख्याल ये भी रखना पड़ेगा कि AX तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा ना, ये तो आपको EX करना पड़ेगा, ये ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा कि जाहिर है 4 बाइट के लिए आपको EAX लिखना पड़ेगा। दोनों सही है, दोनों तरीके सही है, आप 2 भी लिख सकते हो, लेकिन अल्टरनेट तरीका एक ये भी है टाइप एरे डब्ल्यू, तो इसमें आपको खुद ही टाइप पिक करेगा। सर अगर हम
वर्ड के साथ भी EAX यूज करें तो वो इश्यू तो नहीं कर सकते? तब भी सही है, वर्ड के साथ आप EX यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड EX तो एक बड़ा रजिस्टर है ना, वर्ड के अंदर छोटी वैल्यू तो आ सकती है, Yes. तो वो भी ठीक है। लेकिन आप उसको पहले ना उसके अंदर जीरो मूव करा देना पहले, वरना गार्बेज ऐड हो जाएगा। क्योंकि जब छोटी वैल्यू बड़े वैल्यू वेरिएबल में जाती है तो पहले उसको EX को आप पहले जीरो करा देना, या मूव ZX यूज करना। मूव ZX करके कराओगे तो तब सही हो जाएगा, वो गार्बेज हटा देगा, वरना गार्बेज ऐड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, इंडेक्स ऑपरेंड पे आते हैं। अब ये एक और तरीकेकार है एरे को यूज करने का, और ये तरीकेकार आपको ज्यादा जो है वो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ये बिल्कुल जैसे हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे को इंडेक्सेस के जरिए यूज करते हैं ना, एरे के 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स ऐसे यूज करते हैं ना, C# वगैरह। तो जैसे हम इंडेक्स के जरिए से एरे को यूज करते हैं, ऐसे ऐसे जो है ना आप यूज कर सकते हो इंडेक्स के जरिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स ऑपरेंड्स। अभी तक हमने जो यूज किया था एरे को, वो यूज किया था एड्रेस के जरिए, यानी कि एरे के हम ऑफसेट ले रहे थे, ऑफसेट के जरिए फिर उसमें हम ऐड करवा रहे थे, तो अगले अगले इंडेक्स पे हमारी मूवमेंट हो रही थी, अगले वैल्यू पे हम जा रहे थे। ठीक है, तो हम ऑफसेट लेके ऐड करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर अभी हम ऑफसेट नहीं ले रहे, अभी हम यहाँ पर डायरेक्टली इंडेक्स ले रहे हैं। यहाँ एड्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, डॉट डेटा पे हम गए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एरे डब्ल्यू के नाम से, वर्ड टाइप का ये वेरिएबल है, और इसके अंदर वही 10,000H और सॉरी 1,000H, 2,000H और 3,000H, 3 वैल्यूज इसके अंदर मौजूद है एरे डब्ल्यू में। डॉट कोड पे जाके आपने कोड लिखा, इंस्ट्रक्शन लिखी, मूव ESI 0। इस मरतबा आप ESI में क्या मूव करा रहे हो, एड्रेस मूव करा रहे हो या कोई वैल्यू मूव करा रहे हो? वैल्यू जी वैल्यू में हाँ, वैल्यू मूव करा रहे हैं, अभी हम एड्रेस मूव नहीं करा रहे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ESI के अंदर एड्रेस रखने की सलाहियत होती है, लेकिन ये वैल्यू भी रख सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले शुरू में बताया था स्लाइड्स के अंदर कि इंटेल के जितने रजिस्टर्स हैं, जो जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, वो अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा का काम भी कर सकते हैं। स्पेशली डिजाइन तो ये एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया गया है, लेकिन ये वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, तो ये वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। अब आपने लिखा मूव ESI 0, तो अब ESI के अंदर 0 आ गया है, एड्रेस नहीं है बल्कि एक वैल्यू है 0, तो ESI में 0 आ गया। अब आपने आगे आगे क्या लिखा है, मूव AX कोमा एरे W प्लस ESI। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, तो एरे W प्लस ESI लिखो या ऐसे लिखो, मूव AX एरे W ESI, एक ही बात है। एरे W प्लस ESI क्या है, 0। एरे W प्लस 0 का मतलब एरे W। ठीक है, एरे W का मतलब पहला वैल्यू ये, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख दो, मूव AX एरे W ESI के अंदर क्या, 0। ठीक है, तो जाहिर है वो पहली वैल्यू, पहला इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा। तो एरे डब्ल्यू के अंदर पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1000। तो यहाँ पर भी एक्चुअली 1000 मूव हो रहा है। एक तरीके का ये भी है, ये भी, दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, प्लस करके भी लिख सकते हो और ब्रैकेट के अंदर ये करके भी लिख सकते हो। दोनों तरीकों में जो वैल्यू है 0 वो मूव कर दी जाएगी AX रजिस्टर के अंदर। तो दोनों फॉर्म वैलिड है, आप प्लस करके भी यूज कर सकते हो या आप ब्रैकेट के साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो 1000 मूव कर जाएगा AX के अंदर। फिर आपने लिखा ऐड ESI 2, ESI में 2 का इजाफा कर दिया, पहले ESI